नमस्ते साथियों। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अंतिम लेक्चर पे हैं और इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का लगभग लगभग हम लोगों ने सामाजिक, राजनीतिक, उसका आर्थिक सारे डायमेंशन को हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब एक चीज इसका बच गया था कि इसके महत्वपूर्ण जो नगर हैं, जो भी महत्वपूर्ण नगर है, साथ ही उसका जो विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशलिटीज है, और वहां जब खुदाई हुआ तो वहां क्या मिला, जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का डिस्क्रिप्शन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। जो कि हमेशा ये जो वहां जो खुदाई में मिला और उसकी जो स्पेशलिटीज है उसके बारे में एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा से ही। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक कल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। कल हमने फ्लो में बता दिया था 1826 में खुदाई करवाया था चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा पता लगाया गया था कि एक सभ्यता एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन खुदाई जो हुआ था सबसे पहले हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, और वह हुआ था दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921-22 में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हड़प्पा में सबसे पहले क्या 1921 में यहीं पे खुदाई हुआ। हड़प्पा का जो नगर था वो कहाँ है? रावी नदी के किनारे। यहीं से रावी नदी गुजरती है, सिंधु नदी का सहायक नदी है। सिंधु नदी इस तरह से आती है और रावी नदी यहाँ गुजरती है। तो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, ठीक है, मोंटगोमरी जिला पड़ता है। वहां मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा जगह पड़ता है। ठीक है, तो वहां से जो यह जो नगर है, इस नगर की यह विशेषता है कि यहाँ पे कुछ जो है ना उद्योग जैसा, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया अभी चले जाएं कहीं तो वहां पे क्या दिखेगा, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, जैसे हम बोकारो चले जाएं तो बोकारो में क्या दिखेगा? बोकारो में दिखेगा ढेर सारा मशीनरी और लोहे से बने हुए कुछ सामान। ठीक है, तो उसी तरह यह जो नगर था वहां पे उद्योग, मतलब वहां जो उस समय का उद्योग था, जैसे मनका बनाना, मोहर बनाना, इस तरह का जो उद्योग था, तो यहाँ पे कुछ औद्योगिक साक्ष्य भी मिला था। ठीक है, बाकी सबसे पहले खुदाई हुआ था और यहाँ पे अन्य सारी चीजें जो मिली थी, कुछ औद्योगिक साक्ष्य मिलने के कारण इसे स्टुअर्ट पिगट ने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किस नगर को? हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को साथ में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, मतलब दोनों को साथ में कहा है ये विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को साथ में कहा है विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी। ये किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी इसी ने कहा है। ठीक है, अब बात करें नगर की रक्षा के लिए। हमने पहले ही क्लास में बताया था कि नगर जो होते थे उसके चारों तरफ जो है मतलब रक्षा प्राचीर होता था। साथ ही इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहता था। अधिकांश नगर जो है दो भाग में विभाजित थे। पहला होता था ऊंचा 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 दुर्ग और दूसरा निचला नगर। ठीक है ना, तो नगर की रक्षा के लिए जो बना दुर्ग है हड़प्पा में, मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूँ। हड़प्पा में जो नगर की रक्षा के लिए जो दुर्ग बना हुआ था, ठीक है, उसको जो है व्हीलर ने, उस दुर्ग को व्हीलर ने क्या कहा है? माउंट एबी कहा है। ठीक है, ध्यान देना है, माउंट एबी क्या है? कुछ नहीं, अलग है। ये नगर के रक्षा के लिए एक दुर्ग था, मतलब जो ऊंचे भाग पे बनाया गया था, उसको व्हीलर ने क्या कहा है? माउंट एबी का संज्ञा दिया है। ठीक है,
अब देखते हैं कि यहाँ से खुदाई में क्या क्या महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है। वैसे मिली तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। बाकी ऐसी चीजें हैं जो कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब यह जो हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान जहाँ मुर्दे जो शव होते हैं, मरने के बाद उसको गाड़ दिए जाते हैं, तो उस एक कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान का नाम दे दिया है R37। ठीक है, तो कभी अगर पूछ ले R37 क्या है, तो क्या है, हड़प्पा का एक कब्रिस्तान है। उसी तरह से समाधान पेटिका मिला है। समाधान पेटिका कैसे, जैसे कभी आप फिल्मों में देखे होंगे, जब ये ईसाई लोग का डेथ होता है तो उसको मरने के बाद एक पेटी में बंद करके दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं समाधान पेटिका। ठीक है, तो वहां से समाधान पेटिका भी मिला है खुदाई में, यानी कि इससे पता चलता है कि लोग वहां पे दफनाने का भी प्रथा था। ठीक है, स्वास्तिक और चक्र का निशान मिला है। स्वास्तिक चक्र हम लोगों ने पहले ही बताया, हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा प्रतीक है इस तरह से। ठीक है, और चक्र का निशान भी मिला है। ठीक है, तो ये उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज क्या मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, जिसको कि ऐसा माना जाता है कि ये मातृ देवी है। ठीक है, ये एक तरह से जमीन है, हमारी धरती है। ठीक है, धरती माँ है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी मिला है। ठीक है, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा में इतना महत्वपूर्ण बात है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इसका खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले, रावी नदी के किनारे। ठीक है, इस नगर को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को साथ में विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। ठीक है, नगर की रक्षा के लिए जो बना हुआ दुर्ग है उसको व्हीलर ने, किसने कहा है इसको भी ध्यान रखना है, व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। और खुदाई से क्या मिला है, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है, उसका नाम R37 है। समाधान पेटिका मिला है, स्वास्तिक और चक्र मिला है, और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की तरफ। तो अगला है हमारा मोहनजोदड़ो नगर। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान, यह भी कहाँ पड़ता है, यह भी पड़ता है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा है, उस सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर यानी कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है सिंधी भाषा में, मृतकों का टीला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे प्राप्त हुआ है। अब एक जो यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि मुहरे क्या है, तो मुहर जो होता है ये पत्थर का भी बना हुआ होता था, मिट्टी का भी बना हुआ होता था, और धातु का भी बना हुआ था। एक्चुअली ये मुहर होता कुछ नहीं था, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी का ऐसे गोल बना दिया और उस पे एक सिंगी पशु का आकृति छाप दिए। ठीक है, या कोई पशु का आकृति छाप दिए। अब क्या होता था, इन मोहरों का यूज जनरली होता था व्यापार में, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जैसे बस व्यापार करने के लिए बैग बना के ले गया, कहीं भेजना है कोई सामान, तो उस पे बांध करके एक मोहर उस पे अटका देता था। ठीक है, इससे उसका मतलब व्यापार होता था। ठीक है, तो मोहरों का प्रयोग जो है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए ही होता था। और मोहर क्या क्या चीज से बनता था, पत्थर से, उसके बाद आपका धातु से और मिट्टी से। तो सब उन मोहरों पर कुछ लिखे भी होते थे, मैंने कोई न कोई चीज का चित्र बना हुआ होता था। हमने पहले ही बताया है कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि है
वह चित्रात्मक लिपि है। इसका मतलब कोई चित्र बना हुआ था, उसका एक स्पेशल अर्थ होता था, ठीक है। तो उन मोहरों पर कुछ चित्र बना दिया जाता था। अब इनका ये जो क्या चित्र, इस चित्र का क्या अर्थ होता था, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चला है, उसका कोई अर्थ समझ नहीं पाया है। तो सबसे अधिक जितने भी नगर हैं, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर हैं, उसमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरे यहीं से प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में हंटर ने बोला है, हंटर ने बोला है, देखिए जो कोई अगर कुछ बोला हो तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, किसने बोला और क्या बोला, ठीक है। हंटर का कहना है कि मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन था, मतलब लोग जो है ना अपना शासक को चुनते थे, जो शासन करता थे। ऐसा नहीं कि अभी की तरह होगा, लेकिन जो भी उसका शासक होगा वो चुना जाता था। ये ऐसा किसका मानना है? हंटर का मानना है, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो में एक बृहद स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब एक बड़ा सा स्नान करने वाला जगह है, एक तरह से कहिए तो स्विमिंग पूल टाइप का, जैसे अभी आधुनिक समय में स्विमिंग पूल होता है, ठीक उसी तरह से बृहद स्नानागार मिला है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वह जो है कि स्नानागार यूज होता था पूजा पाठ या धार्मिक उत्सव के लिए। एक एग्जाम में ये जो स्नानागार है ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना गहरा है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो बृहद स्नानागार का लंबाई कितना है? 11.88 मीटर। चौड़ाई कितना है? 7.01 मीटर। और उस गहराई कितना है? 2.43 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा इसको 3-4 बार देख लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में ही एक कांस्य की प्रतिमा मिली है। कांस्य मतलब कांसा का। इन प्रतिमाओं को लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया जाता था। लॉस्ट वैक्स मेथड क्या है? लॉस्ट वैक्स मेथड में देखिए, लॉस्ट वैक्स मेथड कैसे बनाता था, मतलब ये क्या होता था। लॉस्ट वैक्स मेथड में एक्चुअली क्या करता था कि पहले जैसे किसी का अगर हमको कांसा का प्रतिमा बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम मिट्टी का प्रतिमा बना लेंगे, ठीक है। मिट्टी का प्रतिमा हम बना लिए, ठीक है। मान लिए हमको ये आदमी हमको क्या किए, इसका मिट्टी का प्रतिमा बना लिए। अब मिट्टी का जब प्रतिमा बना लिए उसके ऊपर हम वैक्स चढ़ा देंगे, यानी कि मोम चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद उस वैक्स को क्या करना है सॉरी, पहले क्या करता था वो वैक्स का ही प्रतिमा बना लेता था, ठीक है। वैक्स का प्रतिमा बना लेने के बाद अब क्या करता था, उसके ऊपर वो मिट्टी का लेप चढ़ा देता था, ठीक है। मिट्टी का लेप चढ़ा लिए। अब यानी कि ऊपर हो गया मिट्टी, यानी उसी शेप का, जिस शेप का ये वैक्स का मूर्ति है उसी शेप का, उसके ऊपर एकदम मिट्टी का लेप चढ़ा दिए, उसी शेप का हमको मिल गया। अब क्या करता था, कहीं पे एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। अब क्या करना है उसको, इसको गर्म करता था और इस छेद से सारा मोम हो गया बाहर, ठीक है। अब ये इसके अंदर का जो शेप है, इस मिट्टी के अंदर का शेप है, बिल्कुल जो वैक्स का शेप होगा एकदम सेम उसी तरह का होगा। अब इसमें क्या करता था ये लोग, पिघला हुआ कांस या जो भी धातु है उसको भर देता था और उससे फिर ये मूर्ति बन जाता था, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको कहा गया लॉस्ट वैक्स मेथड, वैक्स को लॉस्ट कर देना है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से कांस की मूर्ति मिली है जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी। अब यहाँ पे और खुदाई के दौरान क्या मिला है, क्या इंपॉर्टेंट चीज रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है बृहद स्नानागार, जिसकी हम चर्चा यहाँ कर चुके हैं। अन्नागार रहा है, मतलब बड़े बड़े अन्नागार। अन्नागार मतलब अनाज का भंडारण करने के लिए बड़ा बड़ा अन्नागार बनाया गया था, ठीक है। एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। गले हुए तांबे का ढेर मिला है, मतलब गला हुआ तांबा उसका ढेर मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ी ईंट मिला है, बड़ा सा ईंट भी मिला है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। उसके बाद सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। यहीं से सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई है। हंटर का कहना था कि हाँ जनतंत्रात्मक शासन है,
ठीक है, जनतंत्रात्मक शासन था। यहाँ से बृहद स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। कांस की यहाँ से मूर्ति मिली है जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी और खुदाई के दौरान ये सारी चीज मिला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग चन्हूदरो की तरफ। ठीक है, अगला नगर है हमारा चन्हूदरो। ठीक है, चन्हूदरो भी कहाँ पड़ता है भाई? ये भी पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहां से सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखो, इसको सिर्फ ये सारे नगर का जो फैक्ट है इसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए और एक बार रट के पढ़ लीजिए। चन्हूदरो से क्या मिला है? वक्राकार ईंटें, मतलब वक्र टेढ़ा मेढ़ा ईंट मिला है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है ये कहाँ से मिला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला बात। देखिए, हमने बताया था कि हर नगर को 2 भागों में बांटा गया और उसको घेरा गया है। ठीक है, एक है ऊंचा पर और एक है नीचा पर। ठीक है, लेकिन यह एक ऐसा नगर था जहां किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चन्हूदरो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं था और साथ ही साथ यह जो एक ऐसा नगर है जहां फुल्ली इंडस्ट्रियल था। ये मतलब एकदम औद्योगिक काम होता था। अब अगर औद्योगिक की बात करें तो वहां पे कौन सा उद्योग लगा होगा? उसमें क्या उद्योग होगा? अभी की तरह तो अभी का जो इंडस्ट्री है मोबाइल बनाना इस तरह का तो होगा नहीं। तो उस समय का जो उद्योग रहा होगा वही होगा। उस समय का उद्योग क्या था? मुहर बनाना। तो देखिए, वो औद्योगिक केंद्र में मुहर बनेगा। और क्या, वहां का जो भार माप का जो बटखरा होगा वो बनाया जाएगा। तो भार माप के बटखरे, वहां वही कारखाना जो मिला है इसलिए उसको, यह भी मतलब मिला है इसलिए इसको क्या कहा गया? औद्योगिक केंद्र कहा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद खुदाई में क्या मिला है? अलंकृत हाथी। हाथी को मतलब जैसे राजा महाराजा जब सवारी करता है तो हाथी को एकदम सजाया जाता है, तो ठीक इसी तरह का हाथी मिला है वहां। इसका मतलब ये अंदाज लगाया जा सकता है कि वहां पर हाथी का जो है ना, राजा महाराजा मतलब कि सवारी करता था उसको बहुत सजावट के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमने सबसे पहला ही दिन बताया था चन्हूदरो के बारे में कि वहां सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना एकदम अपने आप को सजने संवरने में भी ध्यान देता था। मतलब वहां एक, जैसे अभी सजने संवरने के लिए कमरा रहता है, मिरर होता है, ठीक उसी तरह वहां भी एक प्रसाधन मंजूषा मिला था। ठीक है, अब वहां सजने संवरने का चीज है तो देखिए वहां क्या मिलेगा? कंघा, लिपस्टिक। सोचिए कितना डेवलप था ये सभ्यता, उस समय भी लिपस्टिक मिला करता था। ठीक है, कंघा लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है खुदाई में। मन के, वही मन के छोटे छोटे मुहर के साथ, मुहर की तरह रहते थे। ठीक है, तो चन्हूदरो पाकिस्तान सिंध प्रांत में सबसे इंपॉर्टेंट बकराकार ईंटें। यहाँ पे किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, औद्योगिक केंद्र था, यह इंडस्ट्रियल इलाका था। मुहर बनाने, भार माप के बटखरे, कारखाना। खुदाई में क्या मिला? अलंकृत हाथी मिला है, कंघा लिपस्टिक। उसके बाद आते हैं हम लोथल की तरफ। लोथल भी इंपोर्टेंट नगर है हड़प्पा सभ्यता के। लोथल में इस यहाँ पर जो है, इस लोथल शहर जो था, सबसे पहले हम बताए थे कि लोथल शहर एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, इसको यहाँ पर इस शहर में जब बंदरगाह शहर था तो हर नगर से यहाँ पे लोग आते होंगे, हर नगर का अपना एक संस्कृति यहाँ पे होगा, इसीलिए इसको कहा गया लघु हड़प्पा। मतलब ऑलमोस्ट हर नगर की चीजें यहाँ मिलती थी। लघु हड़प्पा भी लोथल को कहा गया है, या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ मिलता है? तो ये मिल पाया गया है गुजरात के भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, और इसके बारे में, लोथल के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। मतलब जैसे पहले नगर को हर हर जगह पर नगर को 2 भाग में बांटा जाता था और उसको दुर्गीकृत किया जाता था रक्षा प्राचीर से। मतलब जैसे अगर ऊंचा नगर है तो उसको घेर दिया जाता था, नीचे नगर है तो उसको भी आपस में घेर, मतलब बाहर से घेर दिया जाता था। लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है जिसका ऊंचा और नीचा अलग अलग नहीं घेर करके एक ही रक्षा प्राचीर से
मतलब पूरा घेरा गया था। ठीक है, खुदाई में क्या मिला है, अब देखिए लोथल कैसा नगर था, बंदरगाह नगर था। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, दिशा सूचक यंत्र मिला है। क्या इसको याद ही रखा जा सकता है, ऐसे इसी से कनेक्ट करके याद रख लेंगे कि लोथल बंदरगाह नगर था, तो वहां पे क्या मिल सकता है, दिशा सूचक यंत्र। लोग आने जाने के लिए दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करता हुआ, दिशा सूचक यंत्र मिला है। बंदरगाह नगर तो ये था ही। ठीक है, फारस की मुहर मिलेगा। अब देखिए दूसरे जगह का यहाँ पे मुहर मिल गया, क्योंकि बंदरगाह नगर था तो वहां से जो व्यापारी आते होंगे उसका एक दो मुहर मिल गया है, तो इसको ऐसे भी याद रख लेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 3 युगल समाधियां मिला है। मतलब जो समाधान, जो दफनाने की विधि थी, उसमें कुछ ऐसे समाधान मिले हैं जो युगल रूप में थे, मतलब 2 जोड़े में थे। हो सकता है अब इसके इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, हो सकता है वो अपना एक परिवार के लोग होंगे, दो हैं इस, या फिर पति पत्नी होंगे, इसके बारे में कुछ अलग से चर्चा नहीं है। लेकिन लोथल में 3 युगल समाधियां, फारस की मुहर, बंदरगाह, दिशा सूचक यंत्र मिला है। ठीक है, आगे बात करें हम सुरकोटदा नगर की, तो सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली है। देखिए घोड़ा जो था, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन यह अपने आप में इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुरकोटदा एक हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर था जहां घोड़े की अस्थियां मिली है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है। मतलब यहाँ के समाधान में कलश भी मिला है। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा कौन, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ का, यहाँ पे भूकंप का प्रमाण मिला है। ठीक है, कालीबंगा में क्या मिला है, भूकंप का प्रमाण। इसका सामान्य अर्थ क्या है, मान है काली चूड़ियां। ठीक है, यहाँ से जुते खेत के साक्ष्य मिले, मैंने खेत जोता हुआ है उसका साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंट का यहाँ प्रयोग हुआ था, ये मैंने पहले भी बता चुका है। सबों का अंतिम संस्कार 3 तरह से होता था, एक तो है कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और एक दाह संस्कार, मतलब जला दिया जाता था। और पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरी तरह से उसको दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब हुआ आधा जला करके फिर उसको दफना दिया जाता था। यहाँ से क्या मिला है, अग्नि वेदिकाएं भी मिली है और बेलनाकार मुहर मिला है स्पेशल। अग्नि वेदिकाएं मतलब क्या, अग्नि कुंड मिला है। ठीक है, अग्नि कुंड मिला है, जैसे जिससे कि हवन का भी जिक्र किया जा सकता है। बेलनाकार मुहर मिला है। ठीक है, अगला बात करें हम बनावली का, सबसे इंपॉर्टेंट है यह कि यह हरियाणा में पड़ता है। और यह जो है यहाँ पे जल निकास का अभाव था। ठीक है, बनावली जो था उसमें क्या था, जल निकासी का अभाव था, अभाव मिला है। अभाव मतलब जल निकास की कोई ढंग से व्यवस्था नहीं थी इस नगर में। ठीक है अपना, ठीक है, यहाँ से एक और चीज मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, तो बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। जल निकास का अभाव मिला है, यहाँ से जल निकास की अच्छी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। और यहाँ की जो सड़कें थी वो थी तारांकित भाग में विभाजित। देखिए हर जगह की सड़कें कैसी थी, हमने पहले ही बताया, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम 90 डिग्री पर। लेकिन बनावली का स्पेशल है, यहाँ की जो सड़कें थी वो तारांकित भाग में विभाजित थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जल निकास का अभाव था, हर एक जो शहर था उसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों के बगल बगल या बीच में नाली चला करती थी, जो कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन बनावली एक ऐसा शहर था जहाँ पे जल निकास का अभाव था, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम देखते हैं धौलावीरा का। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले, कच्छ के रण में पाया जाता है, कच्छ में पाया गया है। यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी जो है स्थिति हमारे समय की अभी बनी हुई है कि जल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और जल बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो जल संरक्षण में यह जो नगर था बहुत अव्वल था, यानी कि यहाँ का जल प्रबंधन तकनीक सबसे अच्छा था। और एक और बात कि हर हर नगर को हम लोगों ने देखा है कि 2 भाग में बांटा गया था।
ऊंचा नगर और निचला नगर। लेकिन धौलावीरा का एक स्पेशल है कि नगर जो है कि 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ का जल संरक्षण यानी कि जल प्रबंधन अच्छा था और नगर को 3 भाग में बांटा गया था। सबसे एक और इम्पोर्टेंट यहाँ का बात है कि यहीं पर हड़प्पा सभ्यता का पूरे जितना हड़प्पा सभ्यता में नगर है, यहीं पे एकमात्र ऐसा शहर है या जहाँ की स्टेडियम मिला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है हमारा साथियों दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। यह महाराष्ट्र में है और सबसे दक्षिणी स्थल है यह। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, यहाँ पे रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य मिला है, ठीक है, मतलब उसके बाद अगला है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह यह कि राखी गढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा नगर जो है राखी गढ़ी ही है, ठीक है। उसके बाद अगला नगर है रोपड़। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मनुष्य के साथ कुत्ता को दफन किया गया है, ठीक है। उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर का कहाँ पड़ता है? ये तो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये इस जगह पर प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब हड़प्पा संस्कृति से पहले के जो यहाँ पे लोग रहते थे, उसके हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो यहाँ लोग रहते थे, और हड़प्पा जब संस्कृति खत्म हो गई तब भी यहाँ लोग रहते थे। तो तीनों काल के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, बात करते हैं हम सुत कांगेडोर की। तो सुत कांगेडोर पड़ता है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में पड़ता है। थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र जो बलूचिस्तान का अफगानिस्तान में पड़ जाता है। तो ये सुत कांगेडोर जो है पाकिस्तान के दास्क नदी के किनारे पड़ता है और इसके पूर्व में, सुत कांगेडोर के थोड़ा पूर्व में एक और स्थल है सोतका कोह, ठीक है। सोतका कोह भी एक स्थल है। और इसके दक्षिण में बालाकोट। बालाकोट जो है यह एक बंदरगाह नगर है। यह क्या है? बंदरगाह जगह है। और यहाँ पे सीप उद्योग विकसित था। सीप उद्योग लोथल में भी विकसित था। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक सारे नगर कवर कर चुके हैं। अब एक और टर्म आ जाता है सुमेरियन सभ्यता के एक अभिलेख में। ये 3 शब्द का जिक्र है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मेलुहा, दिलमन और मकर, ठीक है। मेलुहा शब्द जो है सुमेरियन सभ्यता के जो अभिलेख में जिक्र किया गया है, मेलुहा एक्चुअली सिंध क्षेत्र को ही कहा गया है। और दिलमन जो है वह बहरीन को कहा गया है। और मकर जो है अभी ओमान और यूएई के इलाके को कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों हमारा हड़प्पा सभ्यता पर जितना भी फैक्ट और नॉलेज था खत्म हुआ। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन सेशन में।